हाय दोस्तों, आज तुम लोग को सॉल्यूशन क्लास 12 इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। सोलिबिलिटी क्या होता है? सोलिबिलिटी का मतलब होता क्या चीज बस समझो कि मान लेते हैं एक कंटेनर लिया, ध्यान देना भाई, इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है। कितना है भाई? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बता क्या रहे हैं सोलिबिलिटी क्या होता है। तो इसमें 100 ml सॉल्यूशन है और मान ले इसमें सॉल्यूट को डाल दिए हैं। ये सॉल्यूट यहां पर डिसॉल्व करता 100 ml सॉल्यूशन में, और एक यहां लिए ग्लास रॉड, लेकर मिलता है ग्लास रॉड घोलने के लिए। ये आपका ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। तो 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डाले वो सॉल्यूट मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। उसी को बोलते हैं सोल्युबिलिटी बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल्युबिलिटी, तो बोलना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या? सोल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे हमने लिया एग्जांपल कि भाई एक कंटेनर है, उस कंटेनर का सॉल्यूशन कितना है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूट को डाले हुए और ग्लास रॉड से उस सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं। जब मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, उसी बोलते हैं सोल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर ना घटाना होगा ना बढ़ाना होगा, एट सेम टेम्परेचर पर। मान ले इसको वर्क हम कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। ना टेम्परेचर घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, उसी बोलते हैं क्या? सोलिबिलिटी। तो डिफिनेशन लिख सकते हो भाई कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved, that can be dissolved in 100 ml of solution at constant temperature, at constant temperature is called solubility, solubility उसी बोलते हैं सोलिबिलिटी कहते हैं। तो जब सॉल्यूट मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, उसी बोलते हैं सोलिबिलिटी बोलते हैं। तो इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये लिया होगा। चलो अब बात करते हैं इसमें मेरे भाई कि इसमें कुछ कुछ सोलिबिलिटी में टर्म्स आता है। पहला टर्म्स आता है भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग बोल सकते हैं डी सॉल्यूशन, डी सॉल्यूशन। दूसरा आता है क्रिस्टलाइजेशन, किसको बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि no more solute can be dissolved in a solution at constant temperature। मतलब जब solute को डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एक कंटेनर लिए, ध्यान देना, इसका मान लेते हैं वॉल्यूम वही रखें कितना? 100 ml रखें और हमने NaCl को डाल रहे हैं, NaCl को डाल रहे हैं, NaCl घुल रहा है, डाल रहे हैं, घुल रहा है, मतलब NaCl है। हमने क्या लिया? सॉल्वेंट। अब दोनों मिलकर क्या बन गया? ये हमारे NaCl क्या है? सॉल्यूट। क्या बन गया? सॉल्यूशन। NaCl सॉल्वेंट में जा रहा है, जाने का क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। मींस NaCl सॉल्वेंट में जाने के बाद ये क्या बन जा रहा है भाई? Na+ और क्या? Cl-। मतलब क्या? हमने सॉल्यूशन में NaCl को डाल रहे हैं, जब तक NaCl आपका सॉल्यूशन में घुल रहा है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब घुलना बंद कर दे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ना घटाए ना बढ़ाएं, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अब घुलेगा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्यूट सोल्यूशन डिसॉल्व हो गया है, अब नहीं घुलेगा। एग्जांपल तुम लोग मान लो रोटी खाए हो, एक रोटी खाया पेट नहीं भरा, दूसरा खाया पेट नहीं भरा, तीसरा खाया चौथा खा के पेट भर गया, अब पांचवा तुम ले रहे हो, तुमको तो पांचवा रोटी तुम खा रहे हो तो बस अब नहीं हो गया, बस तेरा पेट भर गया, मतलब तुम क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो जब तक सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तब तक बोलते हैं उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और डिसॉल्व होना बंद हो जाए एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर, अगर टेंपरेचर को बढ़ाओगे तो हो सकता है और सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, लेकिन टेंपरेचर को तुम क्या रखना है, कांस्टेंट। तो भाई तुम सैचुरेटेड का मतलब लिख सकता है नो मोर सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, कहां रे भाई, एक कांस्टेंट इन ए सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब सोल्यूट सॉल्यूशन में घूमना क्या करते, बंद कर दे, तो उसको बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक सोल्यूट सॉल्यूशन में घुल रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक तुम रोटी खा रहे हो तब तक क्या, अनसैचुरेटेड। जब तेरा पेट भर जाएगा, अब रोटी तुम नहीं मांगो, बस अब हो गया, अब इससे ज्यादा हम नहीं खाएंगे, तो तुम क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, तेरा पेट भर गया। तो पूछेगा भाई कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अनसैचुरेशन किसको बोलते हैं, या उसको डिसॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलोगे, जब तक सोल्यूट सॉल्यूशन में घुल रहा है एट कांस्टेंट टेंपरेचर पर, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, डिसॉल्यूशन। तो लिख सकते हो कि सोल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, कहां पर, इन अ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज कॉल्ड क्या, अनसैचुरेशन, मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जब तक NaCl सॉल्वेंट में घुल के सॉल्यूशन बना रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेशन बोलेंगे। और जब NaCl सॉल्वेंट में घुलना बंद हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब बात करते हैं भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, समझो कि मान लो तुमने NaCl को पानी में डाला, ये बन रहा है Na+Cl-। जब तक ये आयन में टूट रहा है, मतलब घुल रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या दीपक, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक समय ऐसा आएगा कि Na+ और Cl- घुलना बंद कर दे, घुलना बंद कर दे, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जितना तुम डाल रहे हो उतना क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, मतलब आयन में टूटेगा नहीं, मतलब जितना डिसॉल्व होना था डिसॉल्व हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नहीं घुलेगा, इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन अब फिर दोबारा तुम सॉल्यूट डाल दोगे, दोबारा नमक डाल दोगे, तो ये नमक क्या करेगा, ये Na+ और Cl- अब तो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये दोबारा क्या कर देगा, रिकम्बाइन कर जाएगा, रिकम्बाइन कर जाएगा, और फिर से क्या होगा, नीचे NaCl का प्रेसिपिटेट बना देगा, नीचे जम जाएगा, पीपीटी जम जाएगा। तो इसको बोलते हैं भाई क्रिस्टलाइजेशन। तो याद रखना क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो बोलना कि जब तक सॉल्यूट घुल रहा है, जब तक सॉल्यूट आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन, मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब वो आयंस बनना बंद हो जाए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आयन बनना बंद हो गया, मतलब सैचुरेट हो गया, और फिर से तुम नमक डाल दोगे तो वो क्या करेगा, आयंस दोबारा रिकम्बाइन कर जाएगा, और फिर से NaCl का एक व्हाइट पीपीट नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। तो आई होप तुम लोग समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है ना, डिसॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बताते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। चलो तो बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
टाइप्स ऑफ सोलिबिलिटी। हमको सोलिबिलिटी दो तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना है भाई सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा पढ़ना है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो टाइप्स ऑफ सोलिबिलिटी पढ़ना है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा पढ़ना है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसी पर एक लॉ आ जाता है, इसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ तो अभी आगे पढ़ेंगे हेनरीज लॉ क्या होता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का जो फैक्टर अफेक्टिंग इसके बारे में पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ क्या है भाई सॉलिड इन लिक्विड। मतलब कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किन किन फैक्टर पर निर्भर होता है। तो पहला इसमें निर्भर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और तीसरा होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मतलब ये सॉलिड कहां खुलेगा इस लिक्विड में। मतलब लिक्विड तेरा क्या होगा सॉल्वेंट होगा और ये सॉलिड जो क्या होगा सॉल्यूट होगा। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देखो तो साइन भर लेते हैं मार्कर में। चलो अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। चलो अब बात करते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड क्या बात सॉल्वेंट। इसमें एक वर्ड आता है याद रखना लाइक dissolve like dissolve like। इसका मतलब है कि भाई अगर सॉल्यूट पोलर होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा भाई पोलर, तो आसानी से क्या हो जाएगा घुल जाएगा, वो आसानी से क्या हो जाएगा सॉल्युबल हो जाएगा। पोलर का मतलब ऐसा मत सोचना पोलर क्या चीज होता है। पोलर का मतलब जहां चार्ज का सेपरेशन हो, इसमें प्लस में और माइनस चार्ज का सेपरेशन हो सके, चार्ज सेपरेशन, चार्ज प्लस माइनस से बढ़ जाते बोलते हैं क्या पोलर। तो अगर सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो आसानी से घुल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर NaCl वाटर में इजीली घुल जाता है, आसानी से सॉल्युबल होता है। ऐसा क्यों? तो भाई पानी ये नमक टूटता है किसमें तुम बताओ Na प्लस Cl माइनस और आपका वाटर क्या टूटता है H प्लस और क्या OH माइनस, तो आपस में क्या होता है आसानी से डिसॉल्व होता है। इसमें क्या है पोलर है, NaCl भी पोलर नेचर का है और वाटर भी क्या है पोलर नेचर का। वाटर का स्ट्रक्चर देखोगे इस तरह होता है O यहाँ पर H और यहाँ पर H होता है और Na से क्या टूट जाएगा Na प्लस और क्या Cl माइनस। तुमको मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है मान ले A है और B दोनों से आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना हो, तो ये बॉन्ड जो बना है तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए
भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक बॉन्ड बना है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन आपस शेयर करके बना है। लेकिन बी क्या कर रहा है, ए का इलेक्ट्रॉन को अपने और क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसका मतलब बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। ये सब का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का ज्यादा है, यहां पर क्या होगा, डेल। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, डेल से ज्यादा, ऐसे डेल। डेल का मतलब होता है क्या, स्मॉल चार्ज। क्या होता है भाई, स्मॉल चार्ज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल प्लस। तो ये प्लस माइनस में आपस में जुड़ जाएगा और ये माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सॉल्यूट पोलर हो और सॉल्वेंट भी पोलर हो। पोलर का मतलब है चार्ज का सेपरेशन हो सकता है प्लस और माइनस में, तो आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। इसे बोलते हैं लाइट, डिसॉल्व लाइट। इसी तरह वाटर जो है आपका शुगर पानी के साथ इजीली घुल जाता है और क्या बन जाता है, यहाँ पर सोल्यूबल कंपाउंड बन जाता है। ऐसा क्यों, तो भाई शुगर जो होता है, मान लें शुगर का एक मॉलिक्यूल से, तो शुगर का एक मॉलिक्यूल उससे बहुत सा OH ग्रुप लगा रहता है। मान लें यहाँ एक OH ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप, यहाँ भी एक OH ग्रुप, बहुत सा OH ग्रुप रहता है शुगर के मॉलिक्यूल्स में। मान लें ये सब क्या है, OH मॉलिक्यूल्स है, किसका, शुगर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, शुगर के मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब तुमको मालूम वाटर में क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ O है, यहाँ H है और यहाँ पर H है। तो याद रखना एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हाइड्रोजन का बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। अगर मान लें H के साथ यहाँ O है तो यहाँ एक बॉन्ड लग जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर H और यहाँ पर F लगा हुआ है तो H F में एक बॉन्ड लग जाएगा, तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर H के साथ यहाँ N है तो H N में एक बॉन्ड लग जाएगा, तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से अगर डिनोट करते हैं मतलब आपस में इंटरेक्ट हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं, अरे भाई ये शुगर का मॉलिक्यूल मान लेते हैं, उसमें बहुत सा OH बॉन्ड लगा हुआ है। जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तब डिटेल में और समझ में आएगा। मान ले शुगर का है, बहुत सा OH मॉलिक्यूल्स है, तो इसका H, इसका H, इसको ऐसे लिखो ताकि और समझ में आ जाए। हाँ, इसका H, इसका O से H बॉन्ड लग जाएगा, इसका H, इसका O से क्या लग जाएगा, H बॉन्ड लग जाएगा। मतलब जैसा ही शुगर वाटर में जाएगा तो वाटर के साथ H बॉन्डिंग लग जाएगा, इसके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। इसीलिए शुगर जो होता है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब शुगर भी यहाँ एक तरह का रोल अदा करता है, पोलर। जहां क्या होता है OH, O में माइनस, H में क्या, प्लस। इसीलिए शुगर भी वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। चलो, तो आपका पोलर में घुलता है और नॉन पोलर में घुलता है। तो एग्जांपल के साथ ये यहाँ पर पोलर डिसॉल्व का पोलर मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अगर कोई सॉल्यूट रहे नॉन पोलर जिसमें चार्ज का सेपरेशन ना हो, इसमें प्लस और किसमें माइनस, चार्ज का सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉन पोलर। तो भाई अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है जिसमें चार्ज का सेपरेशन वो नहीं कर सकते हैं और सॉल्वेंट भी आपका नॉन पोलर है तो आसानी से घुल जाएगा और क्या बन जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे आपका नेपथलीन जो है नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट। दूसरा एंथ्रासीन, तो ये भी तरह क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट। तो नेपथलीन, एंथ्रासीन क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूट है। जब इसको हम डालेंगे बेंजीन में, और जो बेंजीन है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो अगर नेपथलीन को डालेंगे बेंजीन में तो बेंजीन घुल जाएगा, एंथ्रासीन को डालेंगे बेंजीन में घुल जाएगा। लेकिन तुम बोलेगा भाई नेपथलीन बाबू
अरे भाई नेपथलीन बाबू, पानी में घुल जाओ, क्या हो जाएगा? नॉट सोल्यूबल, नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा रे भाई? कि वाटर क्या है? पोलर, और ये बंदा क्या है? नॉन पोलर, तो आपस में नहीं घुलेगा। पोलर पोलर के साथ जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ जाएगा। पोलर का मतलब जहां चार्ज का सेपरेशन हो सकेगा प्लस और माइनस में, और नॉन पोलर का मतलब चार्ज का सेपरेशन नहीं हो सकेगा। चलो, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट तुमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई जनरली टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ये तो बात सबको मालूम है कि भाई तुम टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे, जनरली टेम्परेचर को जनरली तुम बढ़ाओगे तो भाई सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन इसमें दो केस आ जाता है, एक आता है एंडोथर्मिक और एक केस आता है किसमें भाई? एक्सोथर्मिक। ध्यान देना, एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूट को जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन में घोल रहे हैं, और घोलने के लिए तुमको टेम्परेचर लग रहा है। क्या लग रहा है? टेम्परेचर मींस डेल्टा सॉल्यूशन ग्रेटर देन एच। एच का मतलब इंथैल्पी होता है, इंथैल्पी का मतलब जस्ट समझो हीट। मतलब अगर कोई सॉल्यूट को सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए तुमसे हीट लग रहा है, उसमें हीट और बढ़ा दोगे तो उसका सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। मींस अगर एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक मतलब क्या? कि भाई अगर कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुला रहे हैं और सॉल्यूशन बन रहा है, और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलाने के लिए हीट गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट गेन, हीट तुमको देना पड़ रहा है। अब उसमें अगर तुम हीट कुछ और बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। दैट मींस अगर एंडोथर्मिक हो, मतलब कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलाने के लिए हीट लग रहा है, और उसमें अगर थोड़ा सा और हीट बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहां पर? इन ए सॉल्यूशन में। लेकिन वह एक्सोथर्मिक क्या होता है कि भाई जब सॉल्यूट को घुला रहे हैं सॉल्वेंट मेरे भाई, और सॉल्यूशन बन रहा है, और बनने के बाद हीट को लॉस कर रहा है। हम बार बार बोले थे कि अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा मतलब हीट लॉस हो रहा है, अगर रिएक्टेंट तरफ लिखा रहेगा प्लस हीट मतलब यह गेन हो रहा है। तो अगर प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा इसका मतलब क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। तो हीट जब लॉस होगा उसको बोलते हैं एक्सोथर्मी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब घोल रहे हैं और आपका सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें हमको यहाँ हीट लग रहा है, और उसमें थोड़ा सा और हीट बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है और हीट इवॉल्व कर रहा है, और तुम उसमें और हीट और टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे, एक्सोथर्मिक हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है, और तुम क्या क्या पागल जैसा और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को घोल रहा था वो घोल नहीं पा पाएगा, सॉल्वेंट का वेपर बनना चालू हो जाएगा। तो जब सॉल्वेंट वेपर बनना चालू हो जाएगा तो सॉल्यूट को कैसे घोलेगा? ठीक है, तो भाई जब एक्सोथर्मिक होगा मतलब सॉल्यूट को जब घोल रहे हैं हीट का इवॉल्व कर रहा है और तुम उसमें टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि भाई अगर हीट इवॉल्व कर रहा है और हीट दो देगा तो क्या होगा कि सॉल्वेंट भी क्या वेपर बनना चालू हो जाएगा। जो सॉल्यूट को घुला रहा है वही वेपर बन जा रहा है, तो कैसे घुलेगा सॉल्यूट? ठीक है, दैट मींस तुम इसका मतलब समझा क्या कि भाई अगर एक्सोथर्मिक हो मतलब डेल्टा सॉल्यूशन लेस देन एच, इसका मतलब यहां लॉस ऑफ हीट हो रहा है। मतलब इसका मतलब जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में जा रहा है और सॉल्यूशन बना रहा है तो यहां हीट को लॉस कर रहा है। अगर सॉल्यूशन की ओर प्लस हीट का मतलब हीट लॉस हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी जो है क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कब? जब तुम टेम्परेचर क्या करोगे? बढ़ाओगे। लेकिन जब भाई एंडोथर्मिक हो रहे भाई
अरे भाई एंडोथर्मिक हो मीन डेल्टा सॉल्यूशन ग्रेटर देन एच, इसका मतलब गेन ऑफ हीट लॉस नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है। मींस कि भाई ये सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में घोल रहे हैं उसके लिए तुमको हीट लग रहा है, तब क्या बन रहा है सॉल्यूशन। उस दरमियान भाई अगर तुम टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दोगे तो उसका सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली सोल्युबिलिटी बढ़ता है, लेकिन अगर एंडोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन एक्सोथर्मिक हो तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि और टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट वेपर बनना चालू कर देगा। जो सॉल्वेंट सॉल्यूट को घोल रहा था वही सॉल्वेंट वेपर बन जाएगा, तो कौन घोलेगा सॉल्यूट को रे? ठीक है, इसलिए सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। चलो इस पे स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद बात इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। चलो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तीसरा पॉइंट होता है भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। याद रखना भाई, क्यों अगर जब यह सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो नो सिग्निफिकेंट ऑफ प्रेशर। क्यों नो सिग्निफिकेंट ऑफ प्रेशर? मतलब प्रेशर का यहाँ कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है भाई? क्योंकि भाई सॉलिड भी क्लोज होता है और लिक्विड क्या होता है, आपस में क्लोज होता है, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ प्रेशर का कोई रोल नहीं है। जब कोई भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सॉलिड जो होगा ये सॉल्यूट के फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूट के फॉर्म में रहेगा। सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं, उसको कंप्रेस हम नहीं कर सकते। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉलिड है ना इन लिक्विड, कि सॉलिड लिक्विड को डिसॉल्व करने कर सॉलिड को सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। तो पहला बताएं क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट भी पोलर और सॉल्वेंट भी पोलर तो आपस में घुल जाएगा, और सॉल्यूट भी नॉन पोलर और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर आपस में घुल जाएगा। लेकिन एक पोलर रहेगा एक नॉन पोलर रहेगा तो आपस में नहीं घुलेगा। फिर बताएं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर को बढ़ाने से जनरली सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ प्रेशर का कोई रोल क्यों नहीं है कि जब सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो प्रेशर का इसलिए कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं। चलो अब बात करते हैं तुम लोग को दूसरा फैक्टर के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब गैस को कहां डालेंगे, लिक्विड में, और यह गैस तरह क्या होगा, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट। अब मान लो जनरली लिक्विड को मान लो वाटर सिंपली, तो इसका भी फैक्टर है, इसका भी क्या है फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन फैक्टर है, पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। भाई अगर सॉल्यूट पोलर हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, पोलर हो, तो ये गैस पोलर जो ये रहेगा सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूट किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में, तो ये गैस आसानी से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल आपका देखो HCl गैस वाटर में आसानी से घुल जाता है। क्यों है भाई, कि मान ले H2O है तो क्या HCl, ये क्या होगा H और Cl होगा, तो O के साथ जब भी H मॉलिक्यूल रहे तो क्या लगता है H बॉन्डिंग, वहां H बॉन्डिंग लग जाएगा, जिसके कारण से वाटर में HCl आराम से घुल जाएगा।
H बॉन्डिंग लग जाता है। H बॉन्डिंग कहाँ लगता है बताएं? F के साथ अगर H है तो H बॉन्डिंग लग जाएगा और H बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं। अगर O है और H है तो वहां पे क्या लग जाएगा? H बॉन्डिंग लग जाएगा। अगर यहाँ N है यहाँ H है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? H बॉन्डिंग लग जाएगा। तो HCl वाटर में आसानी से क्यों घुल जाता है? क्योंकि HCl वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक लाइक का पोलर होता है, पोलर नेचर। क्यों? क्योंकि H में क्या होता है? डेल नेगेटिव, तो डेल पॉजिटिव, O में क्या होता है? डेल नेगेटिव। क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है उस पर माइनस, जिसमें कम होता है उस पर प्लस। चलो उस तरह भाई अमोनिया गैस NH3 जो है वाटर में, लिक्विड में आसानी से घुल जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर भी अमोनिया के साथ H बॉन्डिंग बनाता है। देख लो ये वाटर है, ये अमोनिया है, मान लेते हैं अमोनिया, तो इसका एक इसका उसके लग जाएगा H बॉन्डिंग, मतलब ये भी आसानी से क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। तो अगर गैस पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, और सॉल्वेंट किस फॉर्म में रहेगा? ये लिक्विड के फॉर्म में, तो वो गैस आसानी से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन भाई अगर तुम ऑक्सीजन गैस को या नाइट्रोजन गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जनरली क्या है? नॉट सॉल्युबल, आसानी से नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से H बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। मतलब ये तेरा क्या है? नॉन पोलर। यहाँ पोलर नहीं है, किसमें प्लस हो किसमें माइनस हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और वाटर क्या है? पोलर है, इसलिए नॉन पोलर और पोलर आपस में डिसॉल्व नहीं होता है। तो दूसरा पहला बता दिया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर गैस पोलर है और लिक्विड भी पोलर है तो आपस डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूट मींस गैस नॉन पोलर है और सॉल्वेंट में लिक्विड क्या है? पोलर है, तो आपस डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मान लेते हैं भाई एक कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, मान ले पिस्टन लगाया है। पिस्टन का मतलब ऊपर नीचे होने वाला की तरह पिस्टन है, और यहाँ पर मान ले वाटर है, मान ले H2 है, और यहाँ पर मान ले ऑक्सीजन गैस है, मान लेते हैं ये ऑक्सीजन गैस है। तो अब इस ऑक्सीजन गैस को हम चाहते हैं कि इस वाटर डिसॉल्व हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से प्रेशर डालना पड़ेगा। जितना ज्यादा बाहर से प्रेशर डालेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो ये ऑक्सीजन गैस मजबूरी में क्या होगा? पानी में क्या हो जाएगा? क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? वाटर में डिसॉल्व होगा। तो अगर प्रेशर को, अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे उतना गैस जो है लिक्विड में डिसॉल्व होगा। मींस प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वो भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो तुमको समझ में आ जाता है कि प्रेशर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? लिक्विड में डिसॉल्व कर जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ाएगा तो पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? मजबूरी क्या होगा? लिक्विड में डिसॉल्व कर जाएगा। तीसरा इसमें आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भाई, जब हमने इस क्लोज कंटेनर, ध्यान देना रे भाई, ये पिस्टन था, ये पिस्टन था, यहाँ वाटर था, ध्यान देना रे भाई, और यहाँ गैस मॉलिक्यूल था, ये गैस मॉलिक्यूल से। जब तुम गैस मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर रहे हो तो बाहर से दे रहे हैं प्रेशर, प्रेशर बढ़ रहा है तो पिस्टन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? लिक्विड डिसॉल्व कर रहा है। तो गैस मॉलिक्यूल जब लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है सामने सामने आ जाएगा। अरे गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर था, लेकिन जब इसको कंप्रेस कर दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं, कंप्रेस कर देंगे तो मॉलिक्यूल थोड़ा सामने सामने आ जाएगा। तो सामने सामने आ जाने से कहां पर? लिक्विड पर, लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है और सामने सामने आ जाएगा। तो ये सामने सामने आ जाने से क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, और जहां रिपल्सन होगा रे भाई
वह एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस होगा। या तो बोल सकते हैं हीट क्या होगा, लॉस होगा। जब हीट लॉस होगा मतलब कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मींस जब तुम कोई भी गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल सामने सामने आ रहा है तो रिपल्सन करेगा। रिपल्सन करने के कारण क्या कर, एनर्जी लॉस कर रहा है, मतलब कौन सा, एक्सोथर्मिक है। और तुम और टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ऑलरेडी हीट इवॉल्व कर रहा है और तुम और टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो आपका जो सॉल्वेंट गैस को डिसॉल्व कर रहा था वही सॉल्वेंट वेपर बनना चालू हो जाएगा। जो सॉल्वेंट गैस को डिसॉल्व कर रहा है वही सॉल्वेंट जब वेपर बनना चालू हो जाएगा तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मींस और गैस को सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका मतलब तुम क्या समझा रहे भाई कि अगर गैस को लिक्विड में डालेंगे तो ऑलरेडी कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई, एक्सोथर्मिक। और तुम उसमें क्या करोगे, टेम्परेचर और पहले से बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल बी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो जब गैस को लिक्विड में डालेंगे तो एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक में तुम और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस का सॉलिबिलिटी घट जाएगा। तो आज यहीं तक तुम लोग को बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुमको बताएंगे हेनरीज लॉ के बारे में। तब तक के लिए बाय।